A very good morning dear students। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज बसंत पंचमी का दिन है। आज के शुभ अवसर पे सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग सरस्वती माता के प्रणाम करें, क्योंकि सरस्वती माता के ही मदद से अगर उनका वरदान नहीं होता तो हर एक इंसान पशु के समान होता। तो सबसे पहले हम सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ये एक मंत्र हो गया सरस्वती माँ के लिए, जिसमें हम सरस्वती माँ की आराधना कर रहे हैं, उनका अर्चना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, जिससे हमें और ज्ञान की प्राप्ति हो और सरस्वती माता की कृपा दृष्टि इस तरह से आप सभी लोगों में बनी रहे। हम कामना करते हैं सबकी उन्नति होगी। और चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सरस्वती माँ के पूजन का दिवस है, जो कि हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि आज के दिन कम से कम सरस्वती माता को जरूर याद करें और उनके आगे जाके मस्तिष्क में झुकाएं, है ना। तो चलिए देखिए, हमें जो पढ़ना है फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स के बारे में। आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। मैंने थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया, जिसमें मैंने बताया टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड इनटू टू मोड्स, हीट एंड वर्क। व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड इज डेल्टा क्यू एंड इट्स इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड वर्क डन विल बी डेल्टा डब्ल्यू, then we have to say that delta q is equal to delta u plus delta w, implies that delta u is equal to delta q minus delta w। यानी कि अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं, या फिर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो पार्ट में चेंज किया जा सकता है, या तो हीट या तो वर्क। तो वही उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। यानी कि जितना आप हीट देंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। जितना हीट देंगे उतना वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू है क्या? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक। If we provide the delta Q amount of heat, then what will be delta W? Then we have to say that the total amount of heat applied on the system is equal to the total work done of the system। ठीक है। इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक बचा है बच्चों, कार्नोट इंजन। कार्नोट के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक इंजन के बारे में बताया था, कार्नोट इंजन। उनके नाम से इस इंजन का नाम पड़ा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के बेस पे काम करती है। ठीक है। तो कार्नोट इंजन, सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक बातें हैं कार्नोट के बारे में, उसको जान लेते हैं। वो जो है कि लगभग कितने ईस्वी में? 1824 ईस्वी में। ठीक है। इनका पूरा नाम बच्चों सैडी कार्नोट था। फुल नेम इनका क्या था? फुल नेम था सैडी कार्नोट। सैडी कार्नोट 1824 ईस्वी में। कितने में? इन 1824 1824 ईस्वी में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, और ये जो है क्या थे? फ्रेंच इंजीनियर थे, यानी कि फ्रेंच के इंजीनियर थे। इंजीनियर तो आप जानते ही हैं, वो फ्रेंच के इंजीनियर थे, और उन्होंने कार्नोट इंजन के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि फर्स्ट कंसीडर दिस क्वेश्चन, कार्नोट arrived at the correct answer to the basic concept of heat and thermodynamics related to formula H2। इन्होंने किसको बताया बच्चों? बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीट। बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीट, यानी हीट के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया, लेकिन
उससे पहले इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हीट के लिए, कैसे किस तरह से हीट का ट्रांसफर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होता है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्शन लिया किसी आइडियल गैस को, उन्होंने एक एक्सेप्शन लिया किसी आइडियल गैस को जो किन्हीं दो टेम्परेचर पे वर्क कर रहा था। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपका देखिए इस तरह से प्लॉट होगा। मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ठीक है, और इधर जो है प्रेशर आपका है, और इधर आपका क्या है, वैल्यूम है बच्चों। मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इसका प्रेशर P1 हो, वैल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो। तो कुछ टाइम बाद ये अगर यहां से यहां चला गया बच्चों, तो ये इसका प्रेशर P2 हो जाएगा, वैल्यूम V2 हो जाएगा, टाइम क्या होगा, T1 ही रहेगा। क्यों T1 रहेगा, इसको भी तो कह सकते हैं सर T1 क्यों रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो भी थियरी दी है आइसोथर्मल टेम्परेचर पे दी है, यानी कि टेम्परेचर को आपको घटाना है ना तो बढ़ाना है, जितना टेम्परेचर है फिर उसी टेम्परेचर को लेके करना है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए यहां पे आने के बाद फिर यहां से यहां पे आने के बाद ये इसका प्रेशर P3 हो जाता है, वैल्यूम V3 हो जाता है, और टेम्परेचर यहां पे चेंज हो जाता है जो T2 हो जाता है। इस केस में यहां से यहां, अब आप सोच रहे हैं कि सर यहां तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और P3 से P4 की तरफ टेम्परेचर चेंज हो गया, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि P2 से P3 चेंज हो गया, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे हो गया बच्चों कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल नहीं होगा, आइसोबारिक के बारे में पढ़ा था, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P3 से यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P4 और V4 और T2। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो भी टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा क्योंकि टेम्परेचर को सेम रखा गया है। तो आप समझ पाए, यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है, कर्नाट इंजन किसको कहते हैं, अगर डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कर्नाट इंजन, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए सिस्टम को हम लेते हैं तो कुछ पार्टिकुलर पॉइंट से जैसे जैसे प्रेशर को घटाएंगे वैसे वैसे वैल्यू भी घटता चला जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो सिस्टम लिया है यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, जो हमने सिस्टम लिया है वो आइसोथर्मल सिस्टम है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हम टेम्परेचर को ना तो डिक्रीज कर रहे हैं ना तो इंक्रीज कर रहे हैं। फिर P2 पॉइंट से P3 तक जो है क्या हो जाता है, प्रेशर P3 हो जाता है और चेंज हो जाता है। फिर वैल्यूम जो है वैल्यूम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से वैल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, प्रेशर P2 से P3 हो जाएगा, वैल्यूम V2 से V3 हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर हम क्या करें, प्रेशर की तरफ ऊपर की तरफ जाना है, क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वैल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी वो आइसोथर्मल प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो कर्नाट इंजन की डेफिनेशन चाहे ए रिवर्सिबल हीट इंजन, ए रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में आप सुने हैं, मैंने कल इसके बारे में चर्चा किया था बच्चों की रिवर्सिबल हीट इंजन किसे कहते हैं। रिवर्सिबल हीट इंजन का मतलब है ऐसा इंजन जो क्वासी स्टैटिक इक्वेशन को फॉलो करता हो, यानी कि ऐसा दो सिस्टम जिसमें से हीट निकले उसके बाद कुछ टाइम बाद वो हीट अपने आप उसी में चली जाए, उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर उसी को अगर हीट इंजन की बात करेंगे तो रिवर्सिबल हीट इंजन हो जाए, है ना। तो ये रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन
क्या हुआ? यानी कि बच्चों समझ पाए कार्नोट इंजन क्या होता है? बहुत ही आसान डिफिनेशन। ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेंपरेचर इज कॉल्ड ए कार्नोट इंजन। यानी कि दो टेंपरेचर के बीच अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो अगर दो टेंपरेचर के बीच किसी भी इंजन का रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्नोट इंजन। बहुत ही आसान है। अगर रिवर्सिबल हीट इंजन operating between the two temperature is called a Carnot engine। समझ में आएगा? और हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं, हम इस तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक साइकिल के फॉर्म में चलेगा। जैसे यहां से यहां साइकिल हुआ, यहां से यहां साइकिल हुआ, यहां से यहां, फिर यहां से उल्टा। ये देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए और इसको S मान लीजिए। P पॉइंट से चला Q की तरफ एक साइकिल बना, Q पॉइंट से R चला तो एक साइकिल बना, R से S चला फिर एक साइकिल बना, S से P से। इसी तरह से कितने साइकिल बनते हैं? 4 साइकिल। 4 साइकिल में हम अलग अलग देखेंगे। पहले कौन सा ले लें? पहले हम ले लें P1 V1 T1 और P2 V2 T1। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका उतारना चाहते, इसको उतारना चाहते हैं, उतार सकते हैं, क्योंकि आगे स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। तो टोटल कितने स्टेप होंगे? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा, 4 स्टेप के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए कैसे। डिफिनीशन आपको दिख नहीं रही होगी, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? तो कार्नोट इंजन की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेंपरेचर इज कॉल्ड ए कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन is defined as which have a reversible heat engine operating between two temperature is called Carnot engine. It is discovered in 1824. It's discovered by the French engineer which name is Sadi Carnot. This is a scientist name Sadi Carnot. He was a full name of Sadi Carnot. फिर कार्नोट ने कहा कि 4 साइकिल के फॉर्म में चलेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से। देखिए तो पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस taking its state from P1 V2 T1 क्या है? कहां से? P1 V1 T1 देख रहे हैं यहां से P1 V1 T1 P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे T2 V2 T2। तो लिख देंगे P2 V2 T1। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप देख रहे हैं सब कुछ तो चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों
टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यही तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इन विच द टेम्परेचर विल नॉट बी चेंज, इट इज सेड आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया। अगर मान लीजिए वो गैस, कोई सिस्टम है, मान लीजिए गैस है, इसमें गैस भरा हुआ है, क्या है? गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, नाइट्रोजन गैस हो सकता है, या फिर क्लोरीन गैस हो सकता है, फ्लोरीन गैस हो सकता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, या फिर मीथेन गैस हो सकता है, CH4 है ना, या फिर CH4 हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप की गैसेस आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तो वो गैस क्या करेंगे बच्चों? सिस्टम से यानी आपकी सराउंडिंग से, इसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग से क्या करेंगी? हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। मान लीजिए हीट ट्यूब को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब अपनी तरफ अवशोषित करेंगे, ठीक। गैस जब एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि अगर उसको आप इसमें रख देंगे, खुला छोड़ देंगे, वो सराउंडिंग में जाके फैल जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे गर्मी के मौसम में देखते हैं कि लू का चलना, लू चलता है तो होता क्या है, यानी कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए तो गर्म ठंडी जो हवा चलती है बहुत गर्म लगती है। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते तो ये लू, हमको जो लू लगती है, बोलते हैं हॉट एयर जो चलती है गर्मी के दिनों में, मई जून में कड़ाके की गर्मी रहती है, सूखा पड़ जाता है, उस टाइम होता है यही जो ऑक्सीजन जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, तो वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तो वैसे ही गैस को अगर आप किसी कंटेनर में रख देंगे, किसी सिस्टम में रखेंगे, तभी क्या होगा? गैस जो है एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करके, मान लेते हैं डेल्टा की अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब कार्नोट इंजन के डिफ्यूजन के गाड़ी उसमें क्या चेंजेस होंगे उसको पढ़ना है। देखिए लिखेंगे द हीट एब्जॉर्ब बाय the heat absorbed by the gas Q1, मान लेते हैं Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर, फ्रॉम द रिजर्वायर। रिजर्वायर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज द रिजर्वायर। रिजर्वायर हम उसे कहते हैं कि जो क्या करता है, मान लीजिए कि मैंने कल एक फिगर बना के आपको समझाया था इस तरह से, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर है, यहाँ पे हॉट सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का मतलब कि आप बोल सकते हो क्या? तो ये हॉट रिजर्वायर से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये लेगा सिस्टम, ये सिस्टम है आपका, और सिस्टम क्या करेगा? डेल्टा क्यू अमाउंट इसको कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफर कर देगा, जो कि फ्रीज वगैरह में होता है। तो फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, समझ में आई बात? इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? तब आपका कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक लेके आने सिस्टम को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो। वहां से वहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं? मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, या फिर P है, यहाँ पे M है, P पॉइंट CM तक हीट को लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब वर्क डन करना पड़ेगा तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? आपने पढ़ा था मोल गैस इक्वेशन के फॉर्म में, क्या पढ़ा था? W1 to 2। इसका मतलब 1 सिस्टम से लेकर 2 तक सिस्टम तक हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा, मान लीजिए कि Q1 हीट में, Q1 हीट इसको दिया गया था, तब ये हो जाएगा म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, म्यू आर T1 इन V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 क्यों कहा गया है? यहाँ पे वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी, उसको डिवाइड कर देंगे, है ना।
अब हम स्टेप सेकंड देखते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया कि हमें मिल गया V बार T1। सेकंड वाला स्टेप क्या कहता है? स्टेप सेकंड देखिए गौर से। फर्स्ट स्टेप में ये कहा गया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एक सिस्टम जो था P1 V1 T1 जिसका प्रेशर P1 वैल्यू V1 T1 टेंपरेचर वो P2 V2 T1 में चेंज हो गया, लेकिन टेंपरेचर इज ए continuous not change because it is a constant, therefore we have to say that this is process is known as isothermal process। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्बर लगाया गया, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट को यहां से वहां तक ट्रांसफर करने में कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, तो W1 से 2 के बीच में Q1 is equal to 2 RT1 in UT upon V1। इसी तरह से स्टेप 2 की अगर बात करेंगे तो स्टेप 2 में कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों? ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। दूसरे में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस को आप जानते हो बच्चों क्या होता है, पता है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस में जानते हैं कि टेंपरेचर, वॉल्यूम और क्या सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, जब इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है तो उसकी क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर आपका P3 हो जाएगा, V2 V3 हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपको टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे, इन्वायरमेंट का टेंपरेचर बढ़ेगा, वैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तब आपका जो वर्क डन होगा इस केस में W2 से लेके 3 के बीच में, इस केस में हो जाएगा mu into R सब हो गया इक्वेशन में T1 माइनस T2, क्योंकि T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है या एफिशिएंसी ऑफ हीट बोल सकते हैं आप, है ना? अब हम आते हैं स्टेप 3। देखिए जरा स्टेप 3 कहां पे हम कर लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम घटेगा, जितना प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम घटता जाएगा। अब स्टेप 3 क्या कहता है हमारा बच्चों? स्टेप 3 हमारा ये कहता है कि 3 से 4, है ना? 3 से 4, ये 1 से 2 था, ये 1 से क्या था? 2 था, ये 2 से 3 हुआ। स्टेप 3 में 3 से 4 होगा। इसमें भी क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, यहां भी आइसोथर्मल, फिर यहां पे क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। यानी कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, ये एक साइकिल के फॉर्म में बन रहा है कि पहले आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो ये प्रोसेस जो है क्या हो रहा है? चेंज होता है। इस केस में क्या होगा? थर्ड फोर्थ में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो आप जानते हैं क्या कांस्टेंट रहेगा? आइसोथर्मल में आप जानते हैं टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है। तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका P3 V3 T2 2 P4 V4 T2, टेंपरेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा, बोलो है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? इस केस में आपका हो जाएगा आइसोथर्मल में W3 से 4 के बीच में वर्क डन जो होगा बच्चों mu RT इन क्या होगा? V3 अपॉन V4। अब एक लास्ट बचा स्टेप 4 टू 1। कौन सा? स्टेप 4 टू 1। स्टेप 4 से 1, तब ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। जहां से शुरू हुआ वहां पे जाके एंड होगा, तब हम उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आएगा? अब स्टेप 4 से 1 क्या होगा? फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्किंग का फार्मूला होता है mu R इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। वैसे यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर, हीट और टेंपरेचर सब कुछ चेंज हो जाता है, वैल्यूम
T1 है ना, म्यू इंटू आर T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस, ओके। हाँ सर, 12, हाँ सर 12 प्लस आई क्या? अच्छा बस जा रहा है। तब बच्चों देखिए क्या होगा, अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब कि W1 प्लस W2 W2 से W3 W4। अब देखिए W1 प्लस W2 होगा और इधर क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि टेंपरेचर घट रहा है, तो माइनस W3 माइनस W4। तब टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। Then total work done. Then total work done. टोटल वर्क डन क्या होगा बच्चों? टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W टेंस टू 1 टेंस टू 2 प्लस W 2 टेंस टू 3। उसके बाद टेंपरेचर घट जा रहा है, उसके बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस W 3 टेंस टू 4 माइनस W 4 टेंस टू 1। तब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू म्यू RT1 इन V2 अपान V1, उसके बाद माइनस म्यू RT2 इन V3 अपान V4। समझ में आएगा? द efficiency eta of the Carnot engine is eta is equal to हो जाएगा, आपको क्या पढ़े थे? eta is equal to पढ़े थे W1 upon W2 is equal to 1 minus Q2 upon Q1, ठीक है। तब इस वैल्यू को जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे बच्चों, तब क्या आपको मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इन V3 अपॉन V4 अपॉन इन V2 अपॉन V1। अगले स्टेप में बच्चों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? देखो अगले स्टेप में आपका हो जाएगा क्या? अगले स्टेप में हो जाएगा T1 V2 स्टेप 2 और 3 में देखिए एडियाबैटिक। T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। तब ये हो जाएगा दैट मींस V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आएगा? इसी तरह से स्टेप 4 में आपका हो जाएगा सिमिलरली इन स्टेप 4 टू 1 में हो जाएगा T2 V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1। तो यहाँ पे V1 V3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब लास्ट इक्वेशन बचता है लास्ट इक्वेशन में क्या होता है बच्चों? लास्ट इक्वेशन में
हो जाएगा फ्रॉम एबव इक्वेशन, यानी कि ऊपर वाले इक्वेशन से हमको फाइंड किया गया है। फ्रॉम एबव इक्वेशन V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1, यानी कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। यही आपका इक्वेशन हो गया कार्नोट इंजन। कौन सा इक्वेशन हो गया? कार्नोट इंजन। आज ये चैप्टर बच्चों समाप्त हुआ। आगे से हम न्यूमेरिकल के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर समाप्त, कल हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और जो टॉपिक है वो आप घर में पढ़िएगा, ठीक है, रिवाइज करिए।